विक्टर अनातोलिच बोट 13 जनवरी 1967 को साबिक सोवियत यूनियन में पैदा हुआ। उसका बचपन एक आम सोवियत फैमिली में गुजरा जहां डिसिप्लिन और रियासती कवानीन को बहुत अहमियत दी जाती थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो तालीम पर तवज्जो दे और एक इज्जतदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। बचपन ही से विक्टर बोट में गैर मामूली जहानत देखी गई। खास तौर पर जुबानें सीखने में वो बहुत तेज था। वो रूसी के अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी और चंद अफ्रीकी जुबानें भी सीखने लगा। उसका बचपन बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन सर्द जंग के माहौल ने उसकी सोच को गहरे अंदाज में मुतासिर किया। वो दुनिया की ताकतों, असले और सियासत को गौर से देखता था। यही मुशाहिदात आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाले साबित हुए। विक्टर बोट ने अपनी जवानी में ही फौजी तालीम हासिल की और कहा जाता है कि वो सोवियत एयरफोर्स या मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी वाबस्ता रहा। उस दौर में उसने हवाई जहाजों, लॉजिस्टिक्स और बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स के बारे में गहरा इल्म हासिल किया। 9 उम्री ही में वो समझ चुका था कि ताकत का असल सरचश्मा असला ही है। उसके साथी उसे एक खामोश मगर नहायत ही चालाक नौजवान के तौर पर जानते थे। वो कम बोलता लेकिन ज्यादा सुनता। सोवियत यूनियन के ज़वाल के असर उसे नजर आ रहे थे और विक्टर बोट उस तब्दीली को एक मौका के तौर पर देख रहा था। उस दौर में उसके जहन में गैर कानूनी मगर मुनाफा बख्श रास्तों के बीज बोए जा चुके थे। यही वो वक्त था जब उसने अपनी आइंदा जिंदगी का नक्शा तैयार करना शुरू किया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो पूरे खित्ते में बदइंतजामी फैल गई। सरकारी असला के ज़खायर गैर महफूज हो गए और हजारों टन हथियार बगैर निगरानी के रह गए। विक्टर बोट ने इस सूरत हाल को एक सुनहरी मौका के तौर पर देखा। वो जानता था कि दुनिया के कई हिस्सों में जंगें जारी हैं और असले की मांग बहुत ज्यादा है। उसने पुराने फौजी राब्तों को इस्तेमाल करते हुए असला खरीदना और बेचना शुरू किया। इब्तिदा में ये काम छोटे पैमाने पर था, लेकिन जल्द ही ये एक बहुत बड़े नेटवर्क में बदल गया। उस दौर में विक्टर बोट ने सीखा कि अफरा तफरी में ही सबसे ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। सोवियत निजाम के टूटने ने उसे वो रास्ता दिया जिसने उसे आलमी सतह पर मशहूर कर दिया। दोस्तों, विक्टर बोट ने 1990 की दहाई में बाज़ाब्ता तौर पर गैर कानूनी असला की तिजारत शुरू की। उसने पुराने जहाज खरीदे और उन्हें असला की तिजारत के लिए इस्तेमाल किया। वो अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और जनूबी अमेरिका तक हथियार पहुंचाने लगा। उसकी खास बात ये थी कि वो इंतहाई मुश्किल इलाकों में भी असला पहुंचा देता था। बागी गिरोह, जंगजू तंजीमें और खाना जंगी में मुब्तला ममालिक उसके क्लाइंट बन चुके थे। वो जाली कंपनियों और दस्तावेजात के जरिए कानून से बचता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम खुफिया एजेंसियों की नजर में आने लगा, लेकिन उस वक्त तक वो उस खेल का माहिर बन चुका था। अफ्रीका विक्टर बोट की असला तजारत का सबसे बड़ा मरकज बन गया। वहाँ जारी खाना जंगियों ने उसे बेशुमार मौके फराहम किए। वो हीरे, सोना और नकद रकम के बदले में असला फराहम करता था। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि कई मुमालिक की हुकूमतें भी उसे रोकने में नाकाम रही। वो जंगी सरदारों से बराह रास्त राब्ते में रहता था। विक्टर बोट जानता था कि अफ्रीका में असला कभी भी बेकार नहीं जाएगा। उसके जहाज अक्सर इंसानी अमदाद के नाम पर उड़ते थे, लेकिन उनके अंदर हथियार छुपे होते थे। उसी दौर में उसे मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा जाने लगा। उसका खौफ और असरो रसूख दोनों बढ़ते चले गए। जैसे जैसे विक्टर बोट का नेटवर्क फैलता गया, वैसे वैसे अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया इदारे उसके पीछे लग गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उस पर पाबंदियां आयद की। उसके बावजूद वो हर बार कानून की गिरफ्त से बच निकलता था। वो मुसलसल अपने ठिकाने बदलता और जाली शनाख्तें इस्तेमाल करता था। कई बार उस पर इल्जाम लगा मगर सबूत ना मिल सके। उसकी चालाक और मंसूबाबंदी उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो जानता था कि कब और कहां गायब होना है, लेकिन हर ताकतवर इंसान की तरह उसकी भी एक गलती उसके ज़वाल का सबब बनी। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार कानून नाफिज करने वाले अदारे कर रहे थे। 2008 में अमेरिकी खुफिया इदारे DEA ने विक्टर बोट को फंसाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन तैयार किया। खुफिया एजेंटों ने खुद को कोलंबिया के बागी ग्रुप FARC के नुमाइंदे जाहिर किया। उन्होंने विक्टर बोट से असला खरीदने का मुआहदा किया। विक्टर बोट लालच में आ गया और थाईलैंड पहुंच गया। वहां एक होटल में मुलाकात के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। बरसों की होशियारी एक लम्हे में नाकाम हो गई। दुनिया भर के मीडिया ने उस खबर को नुमाया तौर पर नशर किया और आखिरकार मौत का ताजिर कानून के शिकंजे में आ चुका था। विक्टर बोट को थाईलैंड से अमेरिका मुंतकिल किया गया, जहां उस पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। उस पर दहशतगर्द तंजीमों को असला फराहम करने की कोशिश का मुकदमा चलाया गया। अदालत में विक्टर बोट ने खुद को बेगुनाह करार दिया। उसका कहना था कि वो सिर्फ एक ताजर है, मुजरिम नहीं।
लेकिन अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर उसे मुजरम करार दिया। 2011 में उसे 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा उसके लिए एक जबरदस्त धचका थी। वो शख्स जो खुद को कानून से बालातर समझता था, अब जेल की सलाखों के पीछे था। उसका जवाल मुकम्मल हो चुका था। 2022 में दुनिया एक बार फिर विक्टर बोट का नाम सुनने लगी। अमेरिका और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे के तहत विक्टर बोट को रिहा कर दिया गया। उसके बदले अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को आजादी मिली। उस रिहाई ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग उसे सफारती कामयाबी कहते हैं, जबकि कुछ उसे इंसाफ के मुंह पर तमाचा करार देते हैं। विक्टर बोट एक बार फिर आजाद हो चुका था, लेकिन अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं था। उसकी कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। विक्टर बोट की जिंदगी ताकत, लालच और अंजाम की एक इबरतनाक मिसाल है। एक ज़हीन और बासलाहियत शख्स ने अपनी सलाहियतें गलत रास्ते पर इस्तेमाल की। उसने जंगों से फायदा उठाया और बेशुमार जानों के ज़िया का सबब बना। उसकी कहानी हमें बताती है कि गैर कानूनी ताकत हमेशा आर्जी होती है। चाहे कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, अंजाम से बच नहीं सकता। विक्टर बोट आज तरीक का एक मुतनाज़िया किरदार है। कुछ के लिए वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन था और कुछ के लिए एक जालिम मुजरिम, लेकिन हकीकत यह है कि उसका नाम हमेशा अंधेरे के साथ जुड़ा रहेगा। यही उसकी जिंदगी की असल कहानी है।